तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो स्टोरी बिल्कुल उसी सीजन से शुरू होती है जहां पर डैन बैकह्यून वह आइस पैलेस के बारे में बता रहा होता है कि उन्हीं के एक एल्डर ने उन्हें धोखा दिया। वह थर्ड एल्डर था। नहीं कि हमने सोचा था कि वह हमारे एक अलॉय है, लेकिन उन्होंने ही पैलेस मास्टर के पीछे में अपना छुरा घोंस दिया था। उसके बाद पैलेस मास्टर के ऊपर 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट के लोगों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पैलेस मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आइस पैलेस के वॉरियर्स और मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, न कि हम उनसे ज्यादा लंबे समय तक फाइट भी नहीं कर सकते थे। जब मैंने सोचा कि सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है, वहां पर सिर्फ मैं एक अकेला बचा हुआ था और जितने भी लोग थे वे पहले ही मारे जा चुके थे। मैं अकेला बड़ी मुश्किल से जिंदा था। ठीक उसी समय पर जब मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उनके पास जो एक्सक्लूसिव थे वह मौके पर फट पड़े। तभी आइस वॉल वह पूरी तरह से टूट गई और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सामने हुआ। फिर किसने इसके बारे में सोचा था कि सैकड़ों सालों से जमा हुआ एक थीकल बीस्ट वह एकदम से ही जिंदा हो जाएगा। आजाद होते ही ड्रैगन टॉर्टोइस वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया। सुप्रीम सेवर 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट ने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन अंत में उनकी मार्शल आर्ट वह भी उसके किसी काम की नहीं आई। वह उस मिथिकल बीस्ट के ऊपर एक खरोच लगाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। इसकी वजह वह बिजली के हमलों से मारे गए। हालांकि 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के ग्रुप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने की अपने चेहरे के ऊपर एक किसी तरह का मुखौटा पहना हुआ था। उनकी मार्शल आर्ट वह भी बहुत ज्यादा अलग थी। उनमें से एक वह तो इतना ज्यादा ताकतवर था कि मुझे नहीं लगता कि पैलेस मास्टर भी उसका सामना कर पाता। फिर भी उन सभी की मार्शल आर्ट वह भी उस बीस्ट के सामने पूरी तरह से बेकार थी। ड्रैगन टॉर्टोइस वह पूरी तरह से एक कैलेमिटी था। जब सब लोग पूरी तरह से विचलित हो गए तो सभी लोग वहां से भागने लगे। उसकी वजह से मैं भी खड़ा होकर पागलों की तरह आगे की तरफ भागने लगा। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर एक बार तो उसकी तरफ देख सकूं। डैन बैक वह जॉन को आगे बताने लगता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मैं मानता हूँ कि वह मास्क पहनने वाला व्यक्ति, उन्होंने ड्रैगन टॉर्टोइस को मारने के लिए उसके ऊपर एक्सप्लोजिव से हमला किया था। यहाँ तक कि मुझे तो इसके बारे में भी नहीं पता था कि मैं लगातार कितनी देर से भाग रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब मुझे फाइट की आवाजें आनी पूरी तरह से बंद हो गई। मुझे लगा कि वहां पर जितने भी लोग ड्रैगन टॉर्टोइस से फाइट कर रहे हैं वह सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यह सब कुछ मेरा पूरी तरह से भ्रम था। और हमें दिखाया जाता है उसी समय का सीन जब ह्यून एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहां की जमीन पूरी तरह से टूटने लगती है और एक ही झटके में दीवार को तोड़ते हुए उस जगह पर ड्रैगन टॉर्टोइस आ गया होता है। ह्यून की हालत में पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी। ह्यून आगे बताने लगता है, यह वह समय था जब ड्रैगन टॉर्टोइस ने जमीन के अंदर से अपने सर को बाहर निकाला था। मैं उसके सर को देखने के बाद वहीं एक जगह पर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। मुझे इसके बारे में अच्छे से पता लग गया था कि मैं इस मिथिकल बीस्ट से बिल्कुल भी बचकर नहीं भाग सकता। और उसी समय पर उस ड्रैगन टॉर्टोइस ने एकदम से ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया। जैसे जैसे वह मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैंने अपनी मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी कोई एकदम से आ गया और उसने ड्रैगन टॉर्टोइस की आंखों के अंदर अपने छुरा को पूरी तरह से घोंप दिया। यौन की आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती और कहने लगता है, क्या वह वही व्यक्ति था जिसने कि तुम्हें बचाया था? यौन इस पर बताने लगता है, हाँ बिल्कुल, वह वही व्यक्ति था जिसने की एक स्टील मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ था। उसके पास अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल थी। यहाँ तक कि मुझे तो यह भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। मैंने सोचा कि वह 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों के साथ था। और इसके बाद दिखाया जाता है वह मास्क पहने वाला व्यक्ति वह उनकी तरफ मुड़ता है और उसे कहने लगता है, यहाँ से भागो और मदद के लिए किसी को बुलाओ। यह ड्रैगन टॉर्टोइस, हम इसे बिल्कुल भी 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों को नहीं लेने दे सकते। ह्यून आगे बताने लगता है, मुझे लगा कि हम दूसरे के एनिमी नहीं है तो मैंने उसे सलाह दी कि हम दोनों को ही यहाँ से भाग कर निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वह यह निश्चित करेंगे कि ड्रैगन टॉर्टोइस वह इस केव से बाहर ना निकल पाए। उन्होंने मुझे वह टोकन दिया था जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। उन्होंने मुझसे इसके बारे में कहा था कि मैं जाकर हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के कल्ट लीडर से जाकर मिलूं। के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गए उसी होल के अंदर जो कि ड्रैगन टॉर्टोइस ने अपने मुंह से बनाया था। के बाद डार्क किंग को दिखाया जाता है जिसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और कहने लगता है, वह स्टील मास्क पहने वाला व्यक्ति वह जरूर वही होना चाहिए। उन आगे च्योन को बताने लगता है कि उन्होंने कहा था कि वह वही व्यक्ति है जिसकी यह टोकन है। मैंने यह नहीं पूछा कि जब उन्होंने कहा कि वे ड्रैगन टॉर्टोइस को नहीं पा सकते तो फिर आखिर उनका इशारा वह किस तरफ था। जैसे ही अपनी बातों को खत्म करता है तभी कोई एकदम से ही ह्यून की तरफ आगे बढ़ता है और तुरंत ही ह्यून को पकड़कर एक तरफ दीवार में लगा देता है। ह्यून को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर क्या होने लगा। डार्क किंग के अभी भी पूरी तरह से पसीने टपक रहे होते हैं और ह्यून से पूछने लगता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद है कि उसने किस तरह की टेक्निक का यूज किया था?
यह व्यक्ति जिसने की मास्क पहना हुआ था वह किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट था। ह्यून इस पर कहने लगता है कि मेरी द्वारा उनकी नकल करना यह मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा। डार्क किंग इस पर ह्यून से कहने लगता है कि बस कोशिश करो, उसके जैसे अच्छा नहीं कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं, जो कुछ भी याद है तुम उसकी नकल कर सकते हो। इसके बाद डार्क किंग वह पीछे च्योन की तरफ देखने लगता है, लेकिन च्योन जो कि पीछे खड़ा हुआ शांति से उसे देखे जा रहा होता है वह कुछ भी नहीं बोलता। इसे देखते ही डार्क किंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे ह्यून को पकड़ा देता है ताकि वह उस व्यक्ति की थोड़ी सी नकल कर सके कि आखिर वह किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा था। ह्यून भी तुरंत ही उस स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है और कहने लगता है मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा खास याद नहीं है, तो इसलिए मुझसे इसके लिए ज्यादा उम्मीद मत करना। इसके बाद ह्यून अपने मन में कहने लगता है उन्होंने ड्रैगन टॉर्टॉइस के खिलाफ जिस टेक्निक का यूज किया था, ह्यून अपने दिमाग पर जोर घेरता है और उसी टेक्निक के बारे में याद करने लगता है। ह्यून तुरंत ही स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है और कहने लगता है तो ठीक है, मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। ह्यून उस टेक्निक को दिखाने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह से। वेन जो कि उसे दूर खड़ा हुआ देखे जा रहा होता है अपने मन में कहने लगता है आखिर वह क्या कर रहा है, क्या वह सचमुच किसी टेक्निक को परफॉर्म भी कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से डार्क किंग जो कि उसे ही देखे जा रहा होता है कहने लगता है यह हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट है, डीमन लॉर्ड वह जरूर वही होने चाहिए, वह जरूर फॉर्मर प्रीम हेवनली डीमन होने चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें सूचियान हिडन बोन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यह होती है डेथ वैली जहां पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि लगातार ही दूसरे शख्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और यह शख्स जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था यह होता है सुप्रीम सेवर 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट का लीडर। उसके सामने था एक लड़का जो कि उसे लगातार फाइट कर रहा था। इसके बाद वह लड़का तुरंत ही उस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीडर ने भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को सामने लाकर उसके अटैक को रोक दिया था। जो और लोग पीछे खड़े हुए थे जो कि उनकी फाइट को देख रहे थे कहने लगते हैं यह सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, ब्लेड मास्टर के खिलाफ फाइट करना। इस पर उसी के साइड में खड़ा हुआ एक और टकला कहने लगता है मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस वह कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है। इस पर पीछे खड़ा हुआ एक और शख्स कहने लगता है यह उनका स्ट्रगल यह पूरी तरह से बेकार है। इस पूरी फाइट के दौरान ब्लेड मास्टर वह अभी तक अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले हैं, चाहे वह कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन यह सब कुछ ऐसे है जैसे कि तुम एक अंडे से एक पत्थर को तोड़ रहे हो। इस पर एक और शख्स कहने लगता है इस बात को हम भी अच्छे से जानते हैं, हम सब सिर्फ इम्प्रेस हो रहे हैं कि इतनी कम उम्र में भी वह इतना ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि फिर से ब्लेड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लेड मास्टर ने इस बार भी उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया था। वह शख्स फिर से ब्लेड मास्टर के ऊपर अटैक करता, लेकिन इस बार ब्लेड मास्टर अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो गए थे। वह अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही उस लड़के के पीछे आ गया होता है। इसे देखकर वह लड़का कहने लगता है यह तो शिफ्ट क्लोन टेक्निक है। ब्लेड मास्टर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक स्लैश सीधा ही उस लड़के के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वह लड़का काफी दूर फेंका जाता है। वह लड़का जो कि पीछे गिर रहा होता है वह फिर से पीछे जाते हुए भी ब्लेड मास्टर के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन ब्लेड मास्टर सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर उसके सारे अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। वहीं पर खड़ा एक और शख्स इस टेक्निक को देखकर अपने मन में कहने लगता है QI स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक ज्ञान को निश्चित रूप से वह काफी ज्यादा विशाल है। मैंने नहीं सोचा था कि डीमन लॉर्ड के अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है। यह सचमुच बहुत ज्यादा बेकार है कि वह पूरी तरह से खेलने से पहले ही ब्लेड मास्टर से आकर टकरा गया। के बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है यह पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। प्राउड वेस्ट किंग के साथ फाइट करने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा सुधार आया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस शख्स को एक कदम भी नहीं हिला पाया हूँ अभी तक। यह मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं प्राउड वेस्ट किंग के राइट हैंड को पूरी तरह से काट डालूं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही यहाँ पर मरने वाला हूँ क्योंकि ये लोग अचानक से ही यहाँ पर आ गए। के बाद हमें ब्लेड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को देखता है और कहने लगता है बस क्या इतना ही। हमने खड़ा लड़का तुरंत अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ लेता है और कहने लगता है मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि मैं उसे अभी तक एक भी खरोच नहीं पहुंचा पाया हूँ। मैं बस अभी तक एक कट लगाने में कामयाब रहा हूँ उसकी टोपी के अंदर। के बाद ब्लेड मास्टर जो कि हंसते उस लड़के से कहने लगता है मैं देख रहा हूँ तुमने कई सारी टेक्निक का यूज किया है, यह सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तुमने अभी तक यहाँ पर टोटल 36 टेक्निक का यूज किया है। इसे सुनते ही यह लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर कैसे कैसे तुम्हें इसके बारे में पता चला। ब्लेड मास्टर उस लड़के से कहने लगता है क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी मालूम है। इस पर वह लड़का कुछ भी नहीं बोलता। ब्लेड मास्टर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है फिर तो मेरे पास यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसे देखकर उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता कि
अब यह क्या करने वाला है। के बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेड मास्टर हंसते हुए अपने हाथ को आगे करता है और इसकी वजह से ब्लेड मास्टर के हाथों के नीचे एक स्वॉर्ड फॉर्म होने लगती है। इसे देखकर यह लड़का और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है इतनी ज्यादा ट्रू क्यूआई के अंदर सचमुच इनक्रेडिबल अमाउंट में ट्रू एनर्जी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। के बाद हमें ब्लेड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही हंसते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, जिसकी वजह से ट्रू क्यूआई से बनी हुई स्वॉर्ड वह तुरंत ही उस लड़के के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के अंदर एक होल हो गया था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।